ओके। हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एल्कलॉइड एंड स्टेरॉइड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, एल्कलॉइड एंड स्टेरॉइड की जो हमने यूनिट स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, इस पे हम अभी तक हम पर्टिकुलरली एल्कलॉइड्स पे डिस्कशन ले रहे हैं। जब हमारी एल्कलॉइड सारे हम कंप्लीट कर लेंगे, देन हम लोग आगे बात करेंगे हमारे स्टेरॉइड्स पे। ओके, तो एल्कलॉइड पे मैं आपके साथ, देखिए अभी तक हमारे 10 लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम आगे बात करते हैं हमारे 11th लेक्चर पे। तो जो प्रीवियस 10 लेक्चर है उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है। एल्कलॉइड्स के बेसिक्स हमने कवर कर लिए। बेसिक्स में क्या आता है, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनका एक्सट्रैक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन क्या होता है, विद एग्जांपल विद एक्सेप्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स पे कवर किए। ये हमारे क्या बनेंगे, बेसिक्स ऑफ एल्कलॉइड। बेसिक्स के साथ साथ मैंने आपके पास आई थिंक 4 या 5 एल्कलॉइड भी मैंने आपके कंप्लीट करा दिए विद स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन एंड सिंथेसिस। तो लास्ट के 10th लेक्चर तक हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं। आज हम आगे बात कर रहे हैं, सेम वे पे हम बात करेंगे आज के 11th लेक्चर पे, जिसके अंदर हम हमारे नेक्स्ट एल्कलॉइड को स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज एफ्रिडिन। ओके, अब देखो एफ्रिडिन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पहले ही बोल दूं, बहुत आसान सा आपका एक टाइप का एल्कलॉइड है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे। इसका स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन भी बहुत आसान है, इसकी सिंथेसिस भी बहुत आसान है। ओके, अब कैसे आसान है आपको समझानी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, उसी फॉर्मेट पर आंसर करना है। आप एफ्रिडिन का स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन समझेंगे एंड सिंथेसिस पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको पता है हम क्या पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन से पहले आप पहले समझेंगे एफ्रिडिन होता क्या है, यानी कि आप इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही पढ़ते हैं कि एफ्रिडिन का कॉमन नेम क्या है, कि आपका एक टाइप का एल्कलॉइड है, और आपको पता है एल्कलॉइड आपके क्या होते हैं, एक टाइप के नेचुरल कंपाउंड होते हैं, यानी कि नेचर से ऑब्टेन होते हैं। तो हमको बताना होगा ये जो एफ्रिडिन एल्कलॉइड है, ये जो एक टाइप का नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये नेचर में कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो ये चीज हम यहाँ पे बताएंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि ये किस टाइप का कंपाउंड है, यानी कि इसके फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, और ये कहाँ अफेक्ट करता है, किसने इसे फर्स्टली दिया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम कहाँ लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम जाएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो कुछ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कॉमन तो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, बस कहीं पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, तो उसको हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एंड देन पर्टिकुलरली हम जाएंगे इसके स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन पे, जो कि बहुत आसान है, आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ओके, तो देखो बता दिया क्या करना है। अब देखते हैं, करते हुए चलते हैं। तो देखो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो एफ्रिडिन होता क्या है, वो आपको कहाँ पता चलेगा, इसके इंट्रोडक्शन पे क्या पता चलेगा। तो देखो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट आपने एग्जाम पे ऐसे ही लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एफ्रिडिन इज ऑल्सो नोन है। ये बोल रहा है एफ्रिडिन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, माहोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माहोंग बोलते हैं। और देखो MA और HUANG के बीच में एक स्पेस भी लगा दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, माहोंग। ठीक है, अब आप बोलेंगे माहोंग क्या है, मैं आपको बता दूं, माहोंग एक टाइप का क्या है, प्लांट है। अभी हम इसकी बात नीचे भी करेंगे। माहोंग क्या है, एक टाइप का प्लांट है। बिकॉज आपको पता है एफ्रीहेड्रिन क्या है, ये एक टाइप का एल्कलॉइड है। और एल्कोलाइड कहाँ से मिलते हैं, पहले ही बताया था, नेचर से मिलते हैं, नेचर में प्लांट से मिलते हैं। तो ये जो आपका एफ्रीहेड्रिन है, ये जो एल्कलॉइड है, ये कौन सी प्लांट से मिलेगा, ये मिलता है आपका माहोंग प्लांट से। कॉमनली उसे माहोंग प्लांट कहते हैं, घास जैसी होती है, यहाँ से आपका ये एल्कलॉइड आपको ऑब्टेन होता है। इस वजह से बोलता है कि एफ्रीहेड्रिन को आप क्या है, माहोंग भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। और माहोंग क्या आपके प्लांट का नाम है, ठीक है, एक हर्ब्स का नाम है, घास का नाम है। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड में ये बोल रहा है एफ्रीहेड्रिन इज अ नेचुरल अकरिंग कंपाउंड। आपको पता है एफ्रीहेड्रिन क्या है, एक टाइप का नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है। बिकॉज एफ्रीहेड्रिन क्या है, एक टाइप का एल्कोलॉइड है, और एल्कोलॉइड आपकी क्या होता है, नेचुरल अकरिंग कंपाउंड। तो एफ्रीहेड्रिन आपने लिखना है कि ये एक टाइप का नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है। और ये नेचुरल अकरिंग कंपाउंड कहाँ से अकर करेगा, कहाँ से ऑब्टेन होगा, प्लांट से। तो प्लांट का नाम, जो पर्टिकुलर नाम है, स्पीसीज का नाम है, वो आपका क्या है, एफ्रीडा हर्ब। ठीक है, तो हर्ब का नाम क्या लिखा है, एक मिनट रुकेगा, हर्ब का नाम क्या लिखा है, एफ्रीडा हर्ब। ठीक है, तो ये जो आपका एफ्रीडा हर्ब है, इसी को कॉमनली क्या बोलते हैं, माहोंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो आपका एफ्रीहेड्रिन है, ये आपका माहोंग भी बोला जाता है, इसका एक दूसरा नाम क्या है, माहोंग है। और माहोंग का मतलब क्या है, माहोंग एक टाइप का प्लांट है, जिसका कॉमन नेम मतलब जिसका एक्चुअल नेम क्या होता है, एफ्रीडा हर्ब। क्लियर हुआ। तो एफ्रीडिन जो है, ये जो एल्कलॉइड है, ये आपके एफ्रीडा हर्ब से ऑब्टेन होता है। इस वजह से
इसको क्या बोलते हैं, माहोंग, बिकॉज माहोंग किसका कॉमन नेम है, एफ्रीडा हब का कॉमन नेम है। कितना आसान है, इतना याद कर लेंगे। पहला चीज हुआ एफ्रीहेड्रिन इज ऑल्सो नोन एज माहोंग, और एफ्रीहेड्रिन नेचुरल ऑक्रिंग कंपाउंडर कहां से ऑब्टेन होता है, एफ्रीडा हब से ऑब्टेन होता है। और इसे फर्स्टली किसने ऑब्टेन किया था, इसे नाइगी ने ऑब्टेन किया था, ठीक है। इसे फर्स्टली किसने ऑब्टेन किया था, नेगी ने ऑब्टेन किया था। और कब ऑब्टेन किया था, 1887 में फर्स्ट टाइम इसे ऑब्टेन किया गया था। कितना आसान है, कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक और चीज दिखाई, ये बोल रहा है आपका जो एफ्रीहेड्रिन है ये एक टाइप का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यानी कि इसमें आपको कायरल सेंटर देखने को मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको कंपाउंड आपका एल्कलॉइड क्या मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। ये दोनों फॉर्म में, लीवो एंड डेक्स्ट्रो दोनों फॉर्म में मिलेगा, बट नेचर में जनरली क्या है, ये डी फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में आपको कॉमनली देखने को मिलता है, लीवो फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है। बट नेचर में आपको क्या है, ये एल फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, डी फॉर्म में देखने को नहीं मिलता। बट हमने क्या याद रखना है कि आपका जो एफ्रीहेड्रिन है, ये जो आपका एल्कलॉइड है, वो एक टाइप का क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसमें आपको डी और एल दोनों आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ, इतना 3 पॉइंट आसान है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला, आपने लिखना होता है कहां से ऑब्टेन हुआ है, किसने ऑब्टेन किया, इसका कॉमन नेम क्या है, आपने लिख लिया। अब बात करते हैं इनकी फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज क्या है, कहाँ ये यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली बोल रहा है कि एफ्रीहेड्रिन क्या होता है, आपको पता है एल्कलॉइड, एफ्रीहेड्रिन ही नहीं, सारे एल्कलॉइड क्या होते हैं, एक टाइप के ड्रग्स होती है, ठीक है। अब ड्रग्स है तो ये हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो आपका ये एफ्रीहेड्रिन है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने की वजह से इसका यूज कहाँ किया जाता है, यहाँ पर लिखा है दैट इज ऑफ्टन यूज टू प्रिवेंट द लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ओके, तो ये पूरा एनेस्थीसिया के टाइम पे क्या है, लो ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए आप जनरली किस ड्रग का यूज करते हो, एफीहेड्रिन का यूज करते हैं। ये आपकी एक ड्रग होती है और एक टाइप का एल्कलॉइड होता है। ओके, और ये बोल रहे हैं इसे कुछ ऐसी डिजीज जैसे अस्थमा वगैरह हो गया, ओबेसिटी वगैरह हो गया, इन जगहों पे भी मतलब ऐसे डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, इनको प्रिवेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। बट ये एक टाइप का प्रिफर्ड ट्रीटमेंट नहीं होता, ये एक प्रिफर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। बट क्योंकि ये आपका एल्कलॉइड है और एल्कलॉइड एक टाइप की ड्रग्स होती है, तो इनका भी यूज कुछ डिजीज के लिए भी किया जाता है, जैसे यहाँ पर को लिखा अस्थमा हो गया, ओबेसिटी वगैरह हो गए, लो ब्लड प्रेशर हो गया, इस केस में भी क्या होता है, आप इस पर्टिकुलर ड्रग का यूज कर सकते हैं। कितना आसान है, तो बस 3-4 चीजें आपने ऐड करनी थी, कर ली। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्टली आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये बोल रहा है आपका जो ये कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब आपका ये जो एफ्रीहेड्रिन है, जो आपका एल्कलॉइड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी जस्ट लिखा हुआ है डायरेक्ट, बट एक्चुअल में आप थ्योरी पे क्या लिखेंगे वो नीचे बताऊंगी। तो यहाँ पे लिखा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कार्बन 10, हाइड्रोजन 15, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला है, कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे। क्यों? बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन आपके उन कंपाउंड में ऑब्टेन होते हैं, उन कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका क्या होता है, नेचुरली अक्रिंग होता है। ये आपके एक टाइप के नेचुरल अक्रिंग कंपाउंड है। आपको पता है आपके जो एल्कलॉइड्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, वो आपके नेचुरल अक्रिंग कंपाउंड होते हैं। और आपको पता है कोई भी कंपाउंड अगर आपका ऑर्गेनिक है, नेचुरल अक्रिंग कंपाउंड है, तो उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होंगे। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 10 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 15 है। क्लियर। उसके बाद मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन पे ही बोला था कि कोई भी एल्कलॉइड आप ले लीजिए, सारे एल्कलॉइड में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या देता है, आपके एल्कलॉइड को बेसिसिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ एडिशनल एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ रेयर एल्कलॉइड में प्रेजेंट होते हैं, सारे में प्रेजेंट नहीं होते। 3 तो प्रेजेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये तीनों तो मस्ट है, ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन इनके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर जैसे एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, पर सल्फर वगैरह तो अभी तक नहीं है, अभी तक आपने ऑक्सीजन का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक आपका क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, जो कि किसकी तरह काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। ये ऑक्सीजन आपको क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमको पता है देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन का रोल कहाँ आता है, ये आपको स्केलेटन देता है। आपका कंपाउंड का स्केलेटन कैसा है, वो कैसे पता चलेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन क्या देता है, बेसिसिटी देता है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ऐसा इंडिकेट करेगा। ऑक्सीजन है
तो समझ लो कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। और आपको पता है ऑक्सीजन की वजह से तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, आइदर एसिड हो सकता है, आइदर आपका कीटो हो सकता है, आइदर आपका एल्डिहाइड हो सकता है, आइदर आपका हाइड्रोक्सी हो सकता है, आइदर आपका फिनाइल ग्रुप हो सकता है, आइदर अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, आइदर मिथॉक्सी हो सकता है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर को प्रेजेंट हो सकता है, जो कि कौन इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीजन। अब कौन सा प्रेजेंट है वो हम नीचे बाई टेस्ट कंफर्म करेंगे। इतनी चीज तो क्लियर आ रही ना। तो यही चीज है, ठीक है, हम पहले के लेक्चर पर भी ये चीज मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ। तो बस इतना याद रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन 10, हाइड्रोजन 15, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ऑन हो गया पीछे बस, ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखी है, कि बोले जो आपका ये एफिएड्रिन है, ये जो आपका एल्कलॉइड है, वो एक टाइप का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जो मैंने आगे भी बताया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इसके स्टेट बताइए, ये कौन से स्टेट में रहता है। तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड जो है वो आपकी कौन से स्टेट में रहता है, क्रिस्टलाइन स्टेट में रहता है। और बहुत रेयरली आपको ऐसे एल्कलॉइड भी मिलेंगे जो आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड कौन से स्टेट में रहता है, क्रिस्टल में। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपको ये जो एल्कलॉइड है वो भी आपको क्रिस्टल स्टेट में देखने को मिल रहा है। तो अगर ये क्रिस्टल स्टेट में है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 38 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप इसकी सॉलिबिलिटी की बात करेंगे कि किसमें सॉल्युबल है, तो हमने देखा मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड जो है वो वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और कुछ एल्कलॉइड ऐसे होते हैं जो आपके दोनों में होते हैं। तो अगर आप ये एफिएड्रिन की बात करेंगे तो ये किसमें सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये आपके रेयरली में आ गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये आपका उल्टा है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में तो देखने को मिल रही है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ। तो ये प्रॉपर्टीज आपने ऐड करनी है, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शंस का केस आता है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन बन गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, कर लेंगे। अब इसके देखो केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अब एक बार आप इसका स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। तो देखो स्ट्रक्चर में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग देखने को मिल रही है, जिसकी इस पोजीशन में क्या लगा है, ये कार्बन लगा हुआ है, एक, दो, तीसरे में नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, इट मींस ये आपका एक सेकेंडरी नाइट्रोजन यहाँ पर को प्रेजेंट है, ओके। और ऑक्सीजन जो है वो आपका किसके कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सी है। तो देखो मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, एक बार इसे छोड़िए, पहले आप ऐसे समझो। आप यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला, कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको क्या देंगे, स्केलेटन, मतलब कैसा शेप बन रहा है वो किसके थ्रू पता चलेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के थ्रू। तो आप देखो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 10। तो 10 कहाँ से आए, तो देखो 6 तो आपके रिंग में इन्वॉल्व हो गए, सातवां आपका यहाँ है, आठवां आपका यहाँ है, ठीक है, और नवा आपका यहाँ पे है, एक बचा, एक कहाँ पे बचा, ये जो आपको वेज दिख रहा है यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो 10 कार्बन हो गए, तो 10 कार्बन कहाँ कहाँ यूज है, आपने देखा एक ने तो क्या बनाई, बेंजीन की न्यूक्लियस बनाई, और यहाँ पे आपके कार्बन, दो कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, और एक मिथाइल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप देगा बोला, हमने देख लिया यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है, O को कंफर्म करने के लिए ये सारे टेस्ट किए होंगे, लेकिन सारे टेस्ट तो फेल हो गए, सिर्फ ये टेस्ट आपका पास हुआ। तो यहाँ पे जो टेस्ट कंफर्म होता है उसी को आप ऐड करते हैं, बिकॉज आपको पता है यहाँ O किसके लिए स्टैंड कर रहा है, हाइड्रोक्सी के लिए, ठीक है। और नाइट्रोजन आपका कैसा है, नाइट्रोजन यहाँ पे आपको पता है, नाइट्रोजन में हमको बस इतना चेक करना होता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी या फिर टर्शरी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, सेकेंडरी है। तो अब इसी को आपने कहाँ लिख देना है, नीचे रिएक्शन में लिख देना है, स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं बताती हूँ। फर्स्टली आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने कंपाउंड का, सबसे पहले एग्जाम में पूछ रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखने का फॉर्मेट मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ, हर बार मैंने बताया कि आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आइदर आप लिख सकते हैं कि एनालिटिकल डाटा और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के थ्रू आपको ये चीज पता चली है कि आपके कंपाउंड का, यानी कि आपके एफ्रिडिन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना है, कार्बन 10, हाइड्रोजन 15 एंड O एंड ऑन, एन यानी कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओके। या जो आप ऐसा लिख सकते हैं, या जो आप ऐसा लिख सकते हैं कि अगर आपको अपने एफ्रिडिन का, अपने कोई भी एल्कलॉइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले अपने कंपाउंड का, यानी कि अपने एल्कलॉइड का आपने प्योर स्पेसिमेन लेना होगा, ठीक है। क्या लोगे, प्योर स्पेसिमेन लोगे। उस प्योर स्पेसिमेन में आप पहले क्या कराओगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस कराओगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू आपको क्या मिलेगा, अपने कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या मिलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूले से आपको पता चलेगा आपको अपने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, और अगर मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा तो आप क्या डिटरमाइन कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे पता चला आपके कंपाउंड का, बिकॉज देखो पहले आपको कंपाउंड मिला होगा ना, आपका सैंपल मिला होगा, आपको आपका एल्कलॉइड मिला होगा, उसका फॉर्मूला क्या है वो भी तो आपने डिटेक्ट किया होगा। तो कैसे कर सकते हो, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एनालिटिकल डाटा एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के थ्रू आपको पता चला कि फॉर्मूला है कार्बन 10, हाइड्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो
कि आपने अपना पहले सैंपल लिया, जो भी आपका सैंपल था, जो भी एल्कलॉइड था, उसका प्योर स्पेसिमेन लिया, उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, तो आपको उसका इंपेरिकल फॉर्मूला पता चला। इंपेरिकल फॉर्मूले से पता चला मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट से क्या पता चला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो जो कि किसके इक्वल था, कार्बन 10, हाइड्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के इक्वल था। आसान था। तो यही चीज तो आपने हर जगह लिखनी है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। तो देखिए मैंने ना काफी आगे तक पढ़ा दिया था, बट ना रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। चलिए, तो देखिए प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमीनो ग्रुप मतलब क्या हुआ। देखो हमने यहाँ पे साफ साफ देखा कि ये जो नाइट्रोजन एटम है, इस पर हमें तीन चीजें तो पता करनी होती है कि नाइट्रोजन एटम आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्शियरी है। तो हमको पता है यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो आपका सेकेंडरी है, तो जस्ट इसे आपने प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये बोल रहा है अगर आपने एक काम करना है, आप अपना कंपाउंड लो जिस पर आप चेक करना चाहते हैं कि नाइट्रोजन आपका सेकेंडरी है। तो हमको चेक करना था एफ्रिडिन पे, तो हमने हमारा एफ्रिडिन को पकड़ लिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ बोल रहा है, इसकी रिएक्शन आप कराओ नाइट्रस एसिड के साथ, आपने रिएक्शन करानी है। तो आपने यहाँ पर नाइट्रस एसिड ले लिया, HONO ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने पे आपका जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड आपको फॉर्म कर रहा है एज अ प्रोडक्ट, कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ एनो ग्रुप आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि आपके स्ट्रक्चर में कौन सा नाइट्रोजन है, सेकेंडरी नाइट्रोजन है। देखो इसे आप कैसे समझेंगे, मैं आपको डायरेक्टली यहां से समझाती हूँ, यहां से आपको ज्यादा आसान होगा। देखिए मैं इसे रेस कर देती हूँ, ठीक है। देखो ये आपका एफ्रिडिन है, देखिए ये आपका एफ्रिडिन, ठीक है। अब आप इसमें चेक करना चाहते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन है वो सेकेंडरी है, तो आपने क्या करना है बोला है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, नाइट्रस एसिड के साथ कराओ, HONO के साथ कराओ। तो हमने यहाँ पर ले लिया हमारा नाइट्रस एसिड, ओके। तो ये बोले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने पे कौन सा कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा। तो नाइट्रोसो कंपाउंड कैसे बनाएगा, देखो होगा क्या, नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन यानी कि एनो ग्रुप का एडिशन होना, तो ये ग्रुप आपने ऐड करना है। तो ये ग्रुप ऐड कैसे होगा, देखिए होगा ये कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है इसके बीच से बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन आपका बाहर निकलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल रहा है, ये आपका हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक दूसरा हाइड्रोजन हो गया, एक आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो देखो ये H2O का एलिमिनेशन हुआ। अब बचा क्या आपके पास, NO। तो ये NO ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हमको किसका फॉर्मेशन देखने को मिला, नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, NO ग्रुप जुड़ गया। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिला, नाइट्रोसो प्रोडक्ट देखने को मिला। तो नाइट्रोसो मतलब एडिशन ऑफ एनो। तो हमने क्या देखा, यही चीज देखा कि हमने हमारा एफ्रिडिन लिया, मैंने ऊपर आपको डायरेक्टली बता दिया। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन चला गया HO के पास, यानी कि OH के पास, और ये क्या बन गया आपका, वाटर बन गया। तो यहाँ डिहाइड्रेशन जैसा हुआ, और नाइट्रोजन के साथ NO ग्रुप जुड़ गया, तो आपको नाइट्रोसो कंपाउंड देखने को मिला। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि आपने अपना फॉर्मूला लिया एफ्रिडिन का, इसे ट्रीट किया आपने नाइट्रस एसिड के साथ, HONO के साथ। तो आपको देखने को मिला कि यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकला और ये वाटर बन के बाहर निकल गया। जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था ना, ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये आपका बाहर निकला OH के साथ और वाटर बन के उड़ गया। और नाइट्रोजन के बाद जो वैलेंसी बची हुई थी, इसके साथ आपका NO ग्रुप जुड़ गया। तो नाइट्रोजन के साथ NO ग्रुप का जुड़ना मतलब नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन होना। और अगर फॉर्मेशन हो गया तो भाई कंफर्म हो गया कि आपके कंपाउंड में, आपके एफ्रिडिन में क्या था, सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट था। बिकॉज सेकेंडरी नाइट्रोजन होता नहीं तो हाइड्रोजन निकलता नहीं, हाइड्रोजन निकलता नहीं तो नाइट्रोसो ग्रुप यानी कि NO ग्रुप यहाँ जुड़ता नहीं, और नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता ही नहीं। क्लियर हुआ। तो ये हमने यहाँ पर कंफर्म करना था। अब इसके बाद एक आसान सी चीज और आ गई है, वो है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आपको पता है एक ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट था, नाइट्रोजन का तो बता दिया, अब ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन में पता है आपको ये सारे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आइदर मिथॉक्सी हो सकता है, आइदर एसिड हो सकता है, कीटो हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, हाइड्रोक्सी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि एफ्रिडिन में क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन किसके करस्पॉन्डिंग है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग है। तो आपने इनके टेस्ट नहीं लिखने, बिकॉज ये सारे टेस्ट तो फेल है। जो टेस्ट आपका कंफर्म हुआ था OH का, उसे आप लिखेंगे। तो OH का टेस्ट तो आपको पता है बहुत आसान होता है। OH के दो टेस्ट होते हैं, मैंने एक ही टेस्ट लिखा है, बट दोनों टेस्ट को मैं यहाँ पे आपको बता दूं। OH का टेस्ट आपको क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आप सोचते हैं कि कोई कंपाउंड आपके पास A है और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक काम करो, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, पहले इसकी रिएक्शन कराओ आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ पे अगर आप इसकी रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, और एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पे अगर आपको एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपके A जो आपका कंपाउंड था जिसमें आपने रिएक्शन कराई थी, उसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। और दूसरा टेस्ट आपका क्या है, दूसरा टेस्ट बोल रहा है कि अगर आप इसमें A में चेक करना
करना चाहते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है या नहीं, तो इसकी रिएक्शन जैसे अभी आपने एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराई थी, अब आप यहाँ पे किसके साथ करा दो, बेंजाइल क्लोराइड के साथ करा दो। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड के साथ। अभी मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है बिकॉज मैंने प्रीवियस लेक्चर्स पे सब कुछ बताया था। जो हमारा मेन लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे ग्रुप्स को चेक करने के लिए, वहां मैंने इसे कंप्लीट बाय स्टेप सारी रिएक्शन दिखाई है, तो वहां अगर आपने देखा है तो वही चीज आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लिखना चाहते हैं तो ओके। तो ये बोल रहा है बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पे अगर ये बेंजोएट का फॉर्मेशन करता है, किसका, बेंजोएट का फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर कोई एसीटेट का फॉर्मेशन करता है वैसे अगर ये बेंजोएट का फॉर्मेशन करता है तो कंफर्म हो जाएगा कि आपके स्ट्रक्चर ए में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने यही चीज देखा, ये बोल रहा है कंफर्म यहाँ पे हुआ भी, आपने अपना क्या लिया, एफ्रिडिन लिया, और एफ्रिडिन को किसके साथ ट्रीट किया, यहाँ पे देखो हमने एसीटेट वाली रिएक्शन नहीं किया है, बेंजाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन की है, हमने हमारा एफ्रिडिन लिया। अब आप बोलेंगे ये तो एफ्रिडिन का फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है, एफ्रिडिन का फॉर्मूला क्या था, कार्बन 10 हाइड्रोजन 15 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यही तो फॉर्मूला था। अब देखो मुझे इसमें पता है कि हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो मैंने एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को कैसे लिखा, कार्बन को मैंने 10 ही लिखा लेकिन हाइड्रोजन को 15 के बदले 14 लिखा, बिकॉज अगर मेरे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप में एक आपका ऑक्सीजन होगा और एक आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन। तो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो ये कार्बन 15 के बदले क्या हो गया, कार्बन 14, नाइट्रोजन एज इट इज आया, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और आपने ये दिखाया कि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बिकॉज यही हाइड्रोक्सी ग्रुप किस में कन्वर्ट होने वाला है, आपके बेंजोएट में कन्वर्ट होने वाला है। क्लियर, अभी मैं आपको बताऊंगी। देखो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, यही हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिएक्शन जब आप किसके साथ कराओगे, बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराओगे, तो ये आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो बेंजोएट में कन्वर्ट होगा। ये जो आगे का फॉर्मूला है ये अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका अफेक्ट होता है, और यही हाइड्रोक्सी ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, बेंजोएट या फिर एसिडेट में कन्वर्ट होता है, जब आप रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बेंजाइल क्लोराइड और एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। ओके, अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप सपोज है ही नहीं, अगर ये है ही नहीं तो होगा क्या, ये बोला अगर एसिडिक, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो होगा ही नहीं, तो अगर आप इस कंपाउंड की रिएक्शन अपने एसिडिक एनहाइड्राइड या फिर बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराओगे तो यहाँ पे एसिटेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, बेंजोएट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। क्यों, बिकॉज हाइड्रोक्सी ग्रुप तो है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जब होगा और यही हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या बनाएगा, बेंजोएट और एसिटेट। मैं आपको रिएक्शन करके भी दिखाऊंगी कि इसी हाइड्रोक्सी ग्रुप से बेंजोएट और एसिटेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा ही नहीं तो इन दोनों का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का कन्फर्मेशन ऐसे ही होता है, आपको अगर बेंजोएट और एसिटेट का फॉर्मेशन दिख रहा है तो समझ जाना कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो मैंने आपका जो कंपाउंड था, आपका जो एफ्रिडिन था, उसे कैसे लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला और ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, बिकॉज एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें हमने रिएक्शन करा दी है, रिएक्शन आसानी से समझ में आए इस वजह से मैंने इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, हमारे बेंजाइल क्लोराइड, तो ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसके साथ रिएक्शन कराई है। तो आपको पता है ना, रिएक्शन कराना मतलब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराना होगा। तो रिएक्ट तब तक नहीं होंगे जब तक कि इन स्पीसीज में क्या आएंगे, चार्जेस नहीं आएंगे, बिकॉज अगर दोनों ही स्पीसीज इनिशियली आप देखो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल स्पीसीज में क्या रिएक्शन होती है, आपको पता है रिएक्शन नहीं होती है। तो रिएक्शन कराने के लिए चार्जेस लाने पड़ेंगे। चार्जेस कैसे आएंगे, देखो आपको पता है हाइड्रोक्सी में अब रिएक्शन होनी है, बाकी ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, तो आप इस O और H के बीच के बॉन्ड को क्लीव करो, इन्हीं के ऊपर चार्जेस आएंगे। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। क्लियर, और ये जो आपने ग्रुप लिया हुआ है बेंजाइल क्लोराइड, इनको भी आप बॉन्ड तोड़ो, तो आपको पता है यहाँ पे Cl है, और आपको पता है Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन एंड Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, तो Cl एज अ नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, O के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो ये Cl किसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ, तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, HCl। और आपको पता है यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो किसका एलिमिनेशन होता है, HCl का एलिमिनेशन होता है। तो H यहाँ से आया, Cl यहाँ से हुआ, HCl कंबाइंड होके क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो देखो हटा भी देती हूँ, H यहाँ से निकला, Cl यहाँ से निकला। ओके, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव। तो आपको पता है ऑक्सीजन एक नेगेटिव एटम है, इसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, तो अभी अप्रोच करेगा एक नेगेटिव एटम से जो कि आपका क्या है, ऑक्सीजन। तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आपको आगे की चीजें तो एज इट इज मिली, कार्बन 10 एज इट इज मिला, हाइड्रोजन 14 एज इट इज मिला, नाइट्रोजन एज इट इज मिला, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन था अब वो किसके साथ कंबाइंड हो गया, इसके साथ कंबाइंड हो गया, तो O के साथ O जुड़ गया,
कार्बन और C6H5, यानी कि हमको कौन सी स्पीसीज मिल गई, बेंजोएट का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो ये जो बेंजोएट वाला ग्रुप है ये किसकी वजह से बना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से तो बना है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जितने अगर प्रेजेंट है वो किसके थ्रू कंफर्म होगा, बेंजोएट और एसीटेट के थ्रू कंफर्म होगा। अगर यहाँ C6H5 के बदले यहाँ पर मैं CH3 लिख देती तो मेरा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता। तो ये बेसिक्स तो आपको पता ही है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का कंफर्मेशन हमने कुछ इस टाइप से टेस्ट से कर लिया, सिंपल था। अब एक और टेस्ट है, आई थिंक लास्ट टेस्ट है। अब ये लास्ट टेस्ट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ एन मिथाइल ग्रुप। आप यहाँ पे एक और चीज तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आपने, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप सबका कंफर्मेशन कर दिया, लेकिन एक और चीज का कंफर्मेशन करना बचा है, वो है इस मिथाइल ग्रुप का। आपको यहाँ पर को क्या है, CH3 ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको भी तो आपने कंफर्म करना होगा। तो कंफर्म कैसे करेंगे, तो ये बोल रहा है यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो ये हमने कैसे कंफर्म किया। तो कंफर्मेशन कुछ इस टाइप से हुआ, ये बोल रहा है ऑन बॉइलिंग विद द कंसंट्रेटेड HCl। ये बोल रहा है आपने अपने एफ्रिडिन को किसके साथ बॉइल किया, कंसंट्रेटेड HCl के साथ बॉइल किया, और कंसंट्रेटेड HCl के साथ बॉइल करने पर इसने क्या दिया, मिथाइल अमीन दिया और इथाइल फिनाइल कीटोन का फॉर्मेशन किया। और इन दोनों का फॉर्मेशन होना ये इंडिकेट करता है कि आपके स्ट्रक्चर में क्या एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो आपने वही चीज किया, आपने अपना कंपाउंड लिया एफ्रिडिन, ट्रीट किया और हीट किया कंसंट्रेटेड HCl से, तो आपको दो स्पीसीज मिली, पहली मिथाइल अमीन मिली, दूसरी मिली इथाइल फिनाइल कीटोन मिला। तो इन दोनों का फॉर्मेशन आपको क्या इंडिकेट करता है, दोनों का फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके इस स्ट्रक्चर के अंदर, आपके एफ्रिडिन के अंदर किसकी प्रेजेंस है, एक मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंट है। कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। क्लियर हुआ। तो बस हमने और कोई फंक्शनल ग्रुप बचा है करने को, नहीं बचा है। अब चाहे तो देखो मैंने एक रिएक्शन पे, एक एल्कलॉइड के रिएक्शन पे आपको इसके बारे में बताया था कि एक बेंजीन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, चाहे तो आप उसकी रिएक्शन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है, उससे आप डालना चाहते हैं या फिर डाल लीजिएगा, अदरवाइज स्किप भी कर लीजिएगा। बिकॉज हमने काफी चीजों को कवर कर लिया है, हमने इंट्रोडक्शन भी ले लिया है, कैरेक्टरिस्टिक भी ले लिया, इंट्रोडक्शन में इसकी फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज देख ली है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन देख लिया। तो इतना ही करना है, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप में आप रिएक्शन बढ़ा भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। हमने यहाँ पे बेंजोइट की रिएक्शन की, आप चाहे एसीटेट की भी कर सकते हैं, और रिएक्शन को प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, अब आप इसको कितना अच्छा बनाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बिकॉज मैं चीजों को बार बार सेम ही चीज तो पढ़ानी पड़ रही है, तो इतना ज्यादा लिख नहीं रही हूँ, ताकि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो रिपीट करने की इतना कोई नीड भी नहीं है। ओके, तो बस इतना था आज के लेक्चर पे। अभी इस लेक्चर को फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।